घर की स्त्रियां मंगलाचार गा रही थी। चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल था। कहीं ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे तो कहीं से पकवानों की खुशबू आ रही थी। कोई नए कपड़े पहन पहनकर दूसरे दिन के लिए तैयारी कर रहे थे तो कोई मेहमानों को दिए जाने वाले उपहार की पैकिंग कर रहे थे। कुल मिलाकर वहां उपस्थित सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त थे। लेकिन क्या मजाल कि सैकड़ों लोगों की उस भीड़ में एक को भी फुर्सत मिली हो यह जानने कि 75 वर्षीय बूढ़ी अम्मा रजनी जी ने कुछ खाया है या नहीं, कहीं उन्हें प्यास तो नहीं लगी है। कोई भी उनके बारे में पूछा नहीं कि सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन अम्मा जी के तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल आज रजनी जी के पोते ईशान की शादी है। ईशान तो अपनी शादी की तैयारियों में ही इतना व्यस्त हो गया था कि उसे घर में क्या हो रहा है पता ही नहीं चला। लेकिन रजनी जी की पोती गौरी, जो अपने भाई से पूरे 10 साल की छोटी थी, उसे सब पता था कि उसकी दादी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। उसने अपनी माँ से कई बार कहा कि दादी को भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन उसकी माँ अर्चना ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया। फिर वह अपने घर में आए मेहमानों से भी अपनी दादी के लिए खाना देने के लिए कहा, लेकिन उसे बच्ची समझकर सभी ने चुप करा दिया। जब गौरी की बात किसी ने नहीं सुना तो उसने चुपचाप समोसे, कचौड़ी, गाजर का हलवा, मंगोड़े, पकोड़े और खीर पूड़ी एक थाली में निकाला और अपनी दादी के कमरे में ले जाकर रख दिया और धीरे से अपनी दादी को आवाज़ लगाया। कमरे में अंधेरा होने के कारण गौरी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अम्मा जी की आंतें भूख से कुलबुला रही थी। वह झट से अपने पलंग से उठी और गौरी की आवाज़ की ओर बढ़ी। उन्होंने गौरी का आवाज़ पहचान लिया था। गौरी ने जैसे ही भोजन की थाली उनकी तरफ बढ़ाया, वह उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कई दिनों से भूखी हों, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सारे पकवानों की खुशबू उनकी भूख को और अधिक जो बढ़ा रही थी। वह थाली में रखे सारे पकवान थोड़ी ही देर में चट कर गई। उन्होंने मन में सोचा, क्यों ना गौरी से कहकर और एक प्लेट भोजन मंगवाया जाए, लेकिन छोटी सी बच्ची को और अधिक परेशान करना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर वह अपनी उंगलियां चाटती रह गई। गौरी ने देखा अम्मा जी अभी भी उंगलियों को चाटकर चटखारे ले रही है, तो वह समझ गई अम्मा जी और खाना चाहती हैं, लेकिन कुछ नहीं कह पा रही हैं। उसने पूछा, दादी और खाना है क्या, और लेकर आऊं? रजनी जी ने हाँ में सिर हिला दिया, और जब गौरी उनके पास से उठकर चली गई तो वह अपनी लाचारी पर फूट फूट कर रोने लगी, यह सोचकर कि एक समय था जब रजनी जी की ही चलती थी। उन्होंने जो कह दिया मानो पत्थर की लकीर होती थी, लेकिन समय ने ऐसे करवट लिया कि आज वह जी रही हैं या मर रही हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन किसी ने भी रजनी जी को खाना या पानी के लिए नहीं पूछा। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी उनसे पूछने नहीं आई, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल जो था, अगर वह उनसे मिलने जाती तो लोगों को पता चल जाता कि यह बुढ़िया इनकी माँ है, इसलिए वह उनके पास गई तक नहीं। रात में जब सभी लोगों का खाना चल रहा था, अचानक लाइट गोल हो गई। सभी लोग पसीने से तरबतर हुए जा रहे थे। तभी लोगों को हाथ पंखे अर्थात बिजनौरी का याद आया। उस समारोह में रजनी जी के बेटे मानव के बॉस और उनकी पत्नी भी आए हुए थे। मानव के बॉस की पत्नी सुनैना ने मानव की पत्नी अर्चना से कहा, अर्चना, तुम्हारे घर में पुराने जमाने के हाथ पंखे उसे क्या कहते हैं? तभी दबी जुबान से किसी ने कहा,
बिजनौरी। हाँ हाँ, वही वही, बिजनौरी नहीं है क्या? तब अर्चना थोड़ी सकुचाते हुए बोली, हाँ हाँ है ना मैडम, लेकिन कहाँ रखा है, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा? शब्द सुनकर मानव के बॉस कोमल प्रसाद बोले, क्या मानव, बुजुर्गों द्वारा बनाया गया कोई भी सामान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता क्या? ढूंढना पड़ेगा से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने अम्मा जी के द्वारा बनाया गया बिजनौरी को यूं ही कहीं भी फेंक दिया है जिसे ढूंढना पड़ेगा? कोमल प्रसाद जी की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी नीचे सिर किए चुपचाप खड़े रह गए। फिर मानव ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं सर, दोनों बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दोनों अपनी दादी के सामान के लिए लड़ाई करते रहते हैं कि मैं रखूंगा, मैं रखूंगी। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको लाकर देता हूँ बिजनौरी। कहकर वह अपनी पत्नी अर्चना को इशारे से बुलाया। अब दोनों पति पत्नी अंदर जाकर अम्मा जी को ही कोसने लगे कि इस बुढ़िया की खातिर हमें आज इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मानव तो दांत भींचते हुए अपनी माँ के कमरे में गया, मोबाइल की टॉर्च जलाई और आग बबूला होता हुआ अपनी माँ से कहा, ए बुढ़िया, तू जब तक जिंदा रहेगी हमें चैन से नहीं रहने देगी क्या? कोई काम धंधा तो है नहीं, कैसे खर्राटे मार रही है बुढ़िया। मानव की ऐसी कड़क और दमदार आवाज़ सुनकर रजनी जी थर थर कांपती हुई हड़बड़ाकर उठी और बोली, क्या हुआ बेटा, आज मुझसे फिर से कोई गलती हो गई क्या? कहती हुई वह अपनी फटी और मटमैली साड़ी को समेटने लगी। तभी मानव बोला, देख बुढ़िया, एक तो तुझसे इतनी बदबू आ रही है और ज़्यादा इधर उधर की बात से तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तूने तेरी वो टूटी फूटी बिजनौरी कहाँ रखी है? जल्दी से बता। फिर रजनी जी बोली, बेटा, जब से बहू ने इस घर में कदम रखा है तब से तो उसी का राज चलता है। मैंने तो ढेर सारे बिजनौरी बनाकर रखे थे, पता नहीं बहू ने कहाँ रखे। रखे भी हैं या फेंक दिए। लेकिन ये तो बता बेटा, आज इतने दिनों बाद तुझे बिजनौरी की क्या जरूरत पड़ गई? मानव ने सोचा, अगर बुढ़िया के साथ अकड़ कर बात करूँगा तो यह शायद कभी नहीं बताएगी। हो सकता है एक आध टूटा फूटा पुराना बिजनौरी भी मिल जाए तो भी शायद बॉस खुश हो जाएं और मेरी तरक्की हो जाए। उसने अपनी माँ से कहा, देखो अम्मा, घर में लाइट गोल हो गई है और मेरे बॉस अपनी पत्नी के साथ हमारे घर आए हैं। उन्होंने आपके हाथ की बिजनौरी मांगी है। अगर आपके पास टूटी फूटी भी होगी तो भी दे दीजिए। अगर आप दे देंगी तो मेरी तरक्की हो जाएगी। बेटे की तरक्की की बातें सुनकर अम्मा जी बेटे बहू द्वारा किए गए अपमान और बेइज्जती को भूल गई और अपने पलंग से ऐसी उठी जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। उन्होंने तुरंत अपने बक्से का ताला खोला और अपने पति की फोटो के साथ एक बिजनौरी जो हमेशा संभाल कर रखती थी, जिसे उनके पति ने उन्हें उनकी मुंह दिखाई के दिन दिया था, वह बिजनौरी उनके दिल के इतना करीब था कि वे उसे हमेशा संभाल कर रखा करती थी। लेकिन आज वह माता अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने प्यार की निशानी को देने के लिए भी तैयार हो गई। मानव ने उस बिजनौरी को माँ के हाथ से ऐसा झपट्टा मारा जैसे वह उन पर एहसान कर रहा हो। जल्दी जल्दी वह अपने बॉस के तरफ गया, लेकिन उसका बॉस उसे वहां नहीं मिला क्योंकि वह तो मानव के पीछे पीछे ही अम्मा जी की कोठरी के पास जाकर छुप गया था और मानव ने अपनी माँ के साथ कितनी बदतमीजी से बात किया था वह सब सुन लिया था। वह मानव के निकलते ही रजनी जी की कोठरी में गया और बोला, कैसी हो अम्मा? रजनी जी किसी अजनबी का आवाज़ सुनकर डर गई, लेकिन कोमल प्रसाद ने कहा, अम्मा, मैं आपका पोता हूँ, आप मुझसे मत डरिए। अम्मा जी को लगा उनका पोता ईशान ही है। वह उसे दुलार करने लगी और बोली, बेटा, तू ये बता, सारी रस्में पूरी हो गई या कुछ बाकी हैं? कोमल प्रसाद ने कहा, हाँ अम्मा, पूरी हो गई।
रजनी जी को लगा मेरा ईसु तो मुझे दादी कहता है, लेकिन आज अम्मा क्यों कह रहा है। फिर सोचा ईसु को भी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा होगा, इसलिए अम्मा कह रहा होगा। कोमल प्रसाद ने रजनी जी के साथ इधर उधर की बातें की, फिर वहां से चले गए। मानव ने वह बिजनौरी अपने बॉस की पत्नी सुनैना को ले जाकर दे दिया। सुनैना ने वह बिजनौरी देखा तो वह बहुत खुश हुई। वह उसे अपने हाथों से चलाने लगी और अपने बचपन की यादों में खो गई। उसी समय कोमल प्रसाद आकर अपनी पत्नी से वह बिजनौरी छीन लिए और अपने हाथों से चलाने लगे। फिर उनकी पत्नी ने उनसे छीनना चाहा। इस प्रकार थोड़ी देर वहां बच्चों की तरह माहौल हो गया। दोनों पति पत्नी की छीना झपटी देखकर मानव बोला, सर आप लोग शांत हो जाइए, ऐसी ही एक और बिजनौरी माँ से कहकर आपके लिए बनवा दूंगा। मानव की बात सुनकर दोनों पति पत्नी शांत हो गए। तब कोमल प्रसाद ने मानव से कहा, ठीक है मानव, तुम नया बिजनौरी तो बनवाओगे, लेकिन मेरे सामने बनवाना ताकि मैं अपना बचपन जी सकूं। तभी सुनैना बोली, हाँ मानव, मैं भी अम्मा जी के साथ साथ बिजनौरी बनाना सीख जाऊंगी। तुम जल्दी से जल्दी बिजनौरी बनाने के लिए मटेरियल की व्यवस्था करो। मानव ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने बेटे के विवाह की तैयारी में लग गया। रजनी जी गौरी का इंतजार करती हुई कब उनकी आंखें लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद लाइट आ चुकी थी। लाइट आ जाने के बाद सुनैना ने उस बिजनौरी को ध्यान से देखा तो उस पर रजनी और राधे श्याम लिखा था। वह बिजनौरी कहीं कहीं से टूट भी गया था। उसके आसपास जो गोटा लगा था वह भी थोड़ा थोड़ा सा फट गया था, लेकिन वह रजनी जी के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। सुनैना ने जब वह नाम पढ़ा तो उसे भी एहसास हुआ कि यह बिजनौरी अम्मा जी के लिए कितना कीमती होगा। उसका मन गवाही नहीं दे रहा था कि उसे और ज्यादा देर तक अपने पास रखे। उसने उस बिजनौरी को अम्मा जी को वापस देने के लिए अर्चना से कहा तो उसने लापरवाही से कह दिया, ठीक है मैडम, यहीं कहीं रख दीजिए, मैं बाद में अम्मा जी को दे दूंगी। अर्चना की बातें सुनकर सुनैना दंग रह गई। उसने थोड़ी देर बाद फिर एक बार कहा, अर्चना, ये बिजनौरी अम्मा जी की ही है ना, तुम इसे अम्मा जी को दे आओ। तब अर्चना बोली, मैडम, ये सड़ी पड़ी बिजनौरी ही तो है, बहुत पुरानी हो गई है, वैसे भी अब इसका कोई काम नहीं पड़ता, रख दीजिए यहीं कहीं। सुनैना बोली, नहीं अर्चना, तुम इस बिजनौरी की कीमत नहीं समझती, परंतु मैं समझ रही हूँ। जाओ पहले इसे अम्मा जी को देकर आओ, और हाँ, उन्हें इसे बड़े प्यार से देना और धन्यवाद भी कहना। अर्चना का तो खून खौल रहा था अपनी सासू माँ के लिए ऐसी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें सुनकर। वह बेमन से हाँ तो कह दिया, लेकिन बिजनौरी को ले जाकर एक कोने में पटक दिया। सुनैना अर्चना के सारे करतूत देख रही थी। उसने उस बिजनौरी को चुपचाप उठा लिया और दूसरे दिन फिर से दोनों पति पत्नी उनके घर बारात जाने के लिए पहुँचे। तो सुनैना ने कहा, अर्चना, तुमने कल वह बिजनौरी अम्मा जी को दे दिया था क्या? अर्चना ने हंसकर हाँ में जवाब दे दिया। सुनैना बोली, एक बार उसे अम्मा जी से मांग कर ला दो प्लीज। सुनैना की बातें सुनकर अर्चना पसीने से लथपथ हो गई, क्योंकि वह वहीं खड़ी थी जहां उसने उस बिजनौरी को फेंका था। वहां वह बिजनौरी को न पाकर परेशान हो गई। फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा, मैं अम्मा जी से मांग कर लाती हूँ। और वह अम्मा जी के कमरे में चली गई और कहा, अरे ओ बुढ़िया, यहाँ पर पड़ी पड़ी आराम फरमा रही है और उधर हमारा जीना हराम कर रखा है। हे भगवान, कब टलेगी ये मुसीबत की जड़ हमारे घर से? अब जल्दी से तेरे बक्से से बिजनौरी निकाल कर दे। रजनी जी बोली, अरे बहू, तू भी कैसी बातें कर रही है? तुझे याद है ना, तूने ही तो मेरे सारे पुराने सामान के साथ साथ मुझे भी अपने घर से तो क्या, अपनी जिंदगी से भी बाहर फेंक दिया है। फिर मैं कहाँ से लाऊं और बिजनौरी? एक बिजनौरी था जो मुझे मेरा जान से भी ज़्यादा प्यारा था।
उसे भी तो मैंने मेरे बेटे को दे दिया, अब कहाँ से लाऊं दूसरा। आज अम्मा जी की जुबान इतनी चलता देख अर्चना तो दंग रह गई, क्योंकि अर्चना उन्हें ऐसा डरा धमका कर रखी थी कि उनकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकलते थे। लेकिन आज अम्मा में अचानक आए बदलाव से वह हैरान रह गई। उसने अम्मा से जबरदस्ती उनके बक्से की चाबी छीननी चाहिए तो भी उन्होंने उसे नहीं दिया। दरअसल अम्मा को हिम्मत इसलिए आई थी क्योंकि उस रात कोमल प्रसाद ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अब उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर उनके बेटे बहू उनके साथ बदतमीजी करते हैं तो वह उनका पूरा साथ देगा। अर्चना वहां से खाली हाथ वापस आ गई। अर्चना को समझ में नहीं आ रहा था कि वह सुनैना जी को क्या जवाब देगी। तभी सुनैना बोली, क्या हुआ अर्चना, बिजनौरी नहीं मिला? अरे मिलेगा भी कैसे, क्योंकि वो तो मेरे पास है। कहकर उन्होंने वह बिजनौरी उसे दिखाया और कहा, देखो अर्चना, माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य सभी के नसीब में नहीं होता। तुमको ये मिला है तो तुम छोड़ो मत, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ता है, समझी। तुमने इसकी कोई इज्जत न करते हुए किसी कोने में यूं ही फेंक दिया था। लेकिन इसे बनाने वाले की नीयत और सीरत के बारे में सोचो। इसे बनाने में कितने दिन लगे होंगे और बनाने वाले ने क्या सोचकर बनाया होगा। अर्चना शर्म से झेप गई, लेकिन उसे अपनी सासू माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके कारण आज उसे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। शादी का समारोह अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अम्मा जी की बेटी ने भी औपचारिकता निभाने के लिए माँ का हाल चाल पूछा और अपने घर चली गई। मानव ने देखा उसकी तो कोई तरक्की ही नहीं हुई, लेकिन हाँ, बुढ़िया के बोल चाल व्यवहार में जरूर तरक्की हुई है। अब बुढ़िया किसी को भी जवाब दे देती है। इसके पहले गलत या सही किसी भी बात के विरोध में जवाब नहीं देती थी, लेकिन अब अगर उन्हें कोई भी बात गलत लगती है तो वह तुरंत जवाब दे देती हैं। एक दिन अर्चना ने अम्मा जी को बाथरूम साफ करने के लिए कहा। अम्मा जी बोली, बहू, अब तो तुम्हारी भी बहू आ गई है, फिर भी मुझसे ही बाथरूम साफ करवाओगी। कुछ तो शर्म करो बहू, कभी न कभी तुम्हारी बहू को पता चलेगा ही। तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगी, समय आने पर वह भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। अर्चना की बहू उनके साथ नहीं रहती थी, वह अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। इसलिए अर्चना अपनी सास पर मनमानी अत्याचार करती रहती थी। उसने जब अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुना तो मारे गुस्सा के आग बबूला हो गई और उनकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए बाहर बरामदे तक लेकर आई और वहीं पर जोर से पटक दिया। बेचारी अम्मा जी दर्द से कराहती रह गई। रोती बिलखती उन्होंने कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अब से तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। अर्चना बोली, अच्छा बुढ़िया, इतनी जल्दी आ गई लाइन में? इसके पहले तो तेरी बहुत जुबान चलती थी, लेकिन अब ऐसे क्या हो गया? दिन में ही तारे दिखाई देने लगे क्या? अगर अपनी खैरियत चाहती है तो फिर से लग जा काम में, वरना सोच लेना आगे क्या होगा। रजनी जी वहां से उठने की कोशिश करती, मगर बार बार गिर जाती, क्योंकि उनके कमर की हड्डी फ्रैक्चर जो हो गई थी। जब रजनी जी वहां से उठ नहीं पाई तो अर्चना ने एक डंडा लाया और उसकी पीठ में मारने के लिए उठाया ही था कि किसी ने आकर उसका डंडा पकड़ लिया। रजनी जी ने मार खाने के लिए आंख बंद कर लिया था। तभी उन्होंने धीरे धीरे अपने आंख खोले, देखा तो एक नौजवान हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा आदमी अर्चना का डंडा पकड़े हुए था और अर्चना बूत बनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर उसे टकटकी लगाए लगातार घूरे जा रही थी। उसका इतना दिमाग नहीं चल रहा था कि वह डंडा को नीचे कर ले। थोड़ी ही देर में मानव भी घर आ गया। उसने अपनी पत्नी और बॉस को डंडा पकड़े देखा और माँ को नीचे गिरे हुए देखा तो वह सारा माजरा समझ गया कि अर्चना माँ को मारने के लिए डंडा उठाई है
और बॉस बीच बचाव के लिए आकर उसका डंडा पकड़कर रखे हैं, क्योंकि इसके पहले अर्चना ने कई बार माँ को इसी डंडे से पीटा है। उसने बात को संभालने की कोशिश की और बोला, अरे अर्चना, माँ आज फिर से गिर गई क्या? क्या तुम माँ को डंडे के सहारे उठाने का प्रयास कर रही थी? अर्चना ने भी हंसते हुए कहा, हाँ सर, मैं तो अम्मा जी को इस डंडे का सहारा देकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। बॉस ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन अम्मा जी के आंखों के आंसू बता रहे थे कि उन्हें कितनी तकलीफ है। उन्होंने कहा, अम्मा जी, मैं तो आपसे बिजनौरी बनाना सीखने के लिए आया था, क्या आप मुझे सिखाएंगी? रजनी जी उस समय बहुत ही तकलीफ में थी, लेकिन अनायास ही उन्हें अपने बेटे के द्वारा कही गई तरक्की वाली बात याद आ गई, तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। जब वह उठने की कोशिश करने लगी तो उठ ही नहीं पाई। उन्होंने अपनी बहू को उठाने के लिए कहा तो वह उन्हें उठाने के लिए तो आई, लेकिन उठाने का बहाना करते हुए आधा उठाकर और धड़ाम से पटक दी। अम्मा जी को दर्द सहन नहीं हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी कोमल प्रसाद ने देखा अम्मा कुछ ज़्यादा ही तकलीफ में है, तो वह उन्हें उठाने लगा। तभी मानव भी वहां आ गया और दोनों ने उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने पर पता चला उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका इलाज चलता रहा। उसी बीच अर्चना अपने मायके चली गई और मानव को ऑफिस की तरफ से उसके बॉस ने दूसरे शहर में भेज दिया। जब अम्मा जी की अस्पताल से छुट्टी हुई तो कोमल प्रसाद ने उन्हें अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। अम्मा जी पहले तो थोड़ी सकुचाई, फिर हामी भर दी। अब मानव के बॉस के घर में अम्मा जी सभी के साथ इतनी घुल मिल गई कि उन्हें अपने घर की याद ही नहीं आती थी। अब तो सुनैना और कोमल प्रसाद दोनों ही अम्मा जी से बिजनौरी बनाना सीख गए। उसके साथ साथ अम्मा जी ने क्रोशिया और ऊन सलाई से एक से बढ़कर एक चीज़ें बना दी। उन सारी चीज़ों को बनाने और बनने के बाद के वीडियो बनाकर कोमल प्रसाद जी ने सोशल मीडिया में डाल दिया। अम्मा जी के सारे वीडियो इतने तेजी से वायरल होने लगे कि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आने लगे कि वे अम्मा जी से मिलना चाहते हैं। कोमल प्रसाद जी के घर रहते हुए अम्मा जी को लगभग 8 महीने होने लगे थे, लेकिन उस बीच न ही अर्चना ने कभी अपनी सासू माँ की खबर ली, न ही मानव ने पता लगाया कि माँ अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कहाँ गई। कोमल प्रसाद ने भी उन्हें अम्मा जी के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उतने दिनों में उनके साथ साथ रहते हुए अम्मा जी ने सुनैना और कोमल प्रसाद को सारी बातें बता चुकी थी। कभी कभी तो अम्मा जी ऐसी दर्दनाक बातें बताती कि वह खुद रो देती। उनके साथ साथ सुनैना तो कभी कभी कोमल प्रसाद भी रो देते। इस प्रकार कभी हंसते कभी रोते अम्मा जी का समय कोमल प्रसाद के घर में कट रहा था। अर्चना को कई बार याद आता कि बुढ़िया अस्पताल में ही है या कहीं मर खप गई, उसका पता लगाना चाहिए क्या। लेकिन फिर मन में विचार आते, कहीं मैंने फ़ोन लगाकर पूछ लिया या उससे मिलने चली गई तो वह मुसीबत फिर से मेरे ही पीछे न पड़ जाए। इससे अच्छा होगा उसके बारे में पता ही न लगाया जाए और वह चुप रह जाती। वही सोच मानव का भी था। वह भी यही सोचता था, माँ आखिर गई कहाँ? आज तक अस्पताल में ही है या कहीं मर गई और मेरा पता ठिकाना नहीं मिला होगा तो उन्हीं लोग लावारिस लाश समझकर जला दिए होंगे। चलो जो भी हो, हमारे सिर से मुसीबत तो टली। यही सोचकर दोनों खुश होते थे। तभी एक दिन टीवी पर कुछ कामयाब लोगों का इंटरव्यू चल रहा था। वहीं रजनी जी का नाम भी लिया गया और बताया गया कि वे 77 साल की उम्र में भी बहुत ही बारीकी से ऊन और धागे से एक से बढ़कर एक चीज़ें बनाती हैं और उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को भी दिखाया गया और बताया गया कि उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों की कीमत लाखों रुपये है। लोग
प्रदर्शनी में उन्हीं के द्वारा बनाई गई चीज़ों को लेने आते हैं, क्योंकि आजकल की पीढ़ी को तो वह सब बनाना आता ही नहीं। इसलिए लोग यादगार के रूप में उसे रखना चाहते हैं। यह सब टीवी में देखकर अर्चना और मानव की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बदबूदार बुढ़िया, जिसके पास थोड़ी देर भी बैठने का मन नहीं करता था, वह आज लाखों करोड़ों की मालकिन होगी। उन दोनों ने एक दूसरे को चिमटी काटा, यह पता करने के लिए कि वास्तव में वे सही देख रहे हैं या सपना देख रहे हैं, और सबसे पहले अपने आंख धोकर आए और फिर से वही शो देखने लगे। उस समय भी उन्हीं का प्रोग्राम चल रहा था। फिर मानव ने अर्चना से कहा, अर्चना, तुम्हें याद है तुम्हारे आने से पहले हमारे दरवाजे में माँ ने धागे के बने पर्दे लगाए थे, ऊन से बने टेबल क्लॉथ थे, घर में जगह जगह पर कई सजावट के सामान माँ ने ऊन और धागे से बनाए थे। लेकिन तुम तो ठहरी राजकुमारी, वो भी आज के जमाने की। तुम्हें कहाँ पसंद थे वो सब, और तुमने वो सब निकाल कर फेंक दिए और लगा लिए मॉडर्न जमाने के नए नए पर्दे और सजावट के सामान। तब अर्चना को याद आया, हाँ, मैंने तो उन सबको फेंक दिया है, लेकिन अम्मा जी के बक्से में शायद कुछ पुरानी चीज़ें होंगी। शायद हमें भी 2-4 लाख रुपए मिल जाएं। चलिए जरा जाकर देखते हैं। जब मानव और अर्चना उस अंधेरी कोठरी में गए तो देखा एक बहुत बड़ा सांप अम्मा जी के बिस्तर के ऊपर था और एक बक्से के ऊपर था। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे और अपने घर के अंदर आकर अर्चना बोली, ये बुढ़िया के दोस्त हैं क्या, जो उनके बक्से की रखवाली करते हैं क्या? क्या उस बुढ़िया के रहते एक दिन भी नहीं निकले होंगे ये? अगर बुढ़िया के रहते ही निकल जाते और काट खाते तो कितना अच्छा होता ना, ये सब झंझट ही खत्म हो जाता। मानव बोला, अर्चना, कुछ तो शर्म करो। मैं मानता हूँ कि मैं भी एक बहुत अच्छा बेटा नहीं बन पाया, लेकिन अब तो मेरी माँ ना ही तुम्हारे पास है, ना ही तुमसे पैसे ही मांग रही है। अब उनकी इतनी औकात है कि वह तुम्हें दे सकती है, पर लेगी नहीं, समझी? इसलिए किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा तो मत सोचो। अर्चना एक कुटिल मुस्कान के साथ मानव के तरफ देखी और बोली, अरे वाह, माँ की अमीरी देखकर बड़ा प्यार उमड़ रहा है। आज के पहले कहाँ गए थे तुम्हारे इतने अच्छे विचार? मानव अब अर्चना से और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वह अब यह तिकड़म लगा रहा था कि किसी भी तरह माँ को ढूंढना है और उन्हें मनाकर घर वापस लाना है, ताकि उनसे पैसे लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। उसने दूसरे दिन अपने बॉस को फ़ोन लगाकर बता दिया कि वह आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। बॉस ने जब कारण पूछा तो उसने अकड़ कर कह दिया, कहा ना, मेरा अपना पर्सनल काम है। जो मानव हमेशा भीगी बिल्ली बना हुआ रहता था, आज ऐसे अकड़ कर बात कर रहा था कि कोमल प्रसाद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि मानव ऐसे क्यों बातें कर रहा है। कोमल प्रसाद को चिंतित देख अम्मा जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तब उसने अपनी परेशानी की वजह मानव के द्वारा की गई बात को बताई तो अम्मा जी तुरंत ही समझ गई कि बात क्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि वह मुझे ढूंढ रहा होगा, क्योंकि वह एक बार में ही करोड़पति बन जाना चाहता होगा। इसके पहले तक कोमल प्रसाद जी का विचार था कि वे मानव को अम्मा जी और उनका सारा धन बाइज्जत लौटा देंगे, लेकिन अम्मा जी की बात से सच्चाई जानकर वे सतर्क हो गए कि अब तो वे अम्मा जी की मर्जी के बगैर एक फूटी कौड़ी भी उसे नहीं देंगे। मानव ने जॉब छोड़ दी और अम्मा जी को ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ मारे मारे घूमता फिरता था। जैसे ही घर आता उसकी पत्नी उससे लड़ाई झगड़े करती। इस प्रकार मानव न ही घर में खुश था, न ही बाहर में, और न ही उसके पास जॉब थी। अब धीरे धीरे
उसके पास के सारे पैसे खत्म हो गए। अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई। तभी एक दिन मानव भूखे प्यासे पत्नी से लड़ाई करके घर से निकल गया। चलते चलते वह अपने बॉस के घर के पास पहुंचा और वहीं बेहोश होकर गिर गया। रात भर मानव वहीं पड़ा रहा। सुबह सुबह अम्मा जी रोज की भांति गेट के बाहर पानी छिड़कने गई। जैसे ही उन्होंने रोड पर पानी छिड़का, 2-4 बूंद पानी मानव के मुंह पर गिरा। मानव ने धीरे से आंखें खोली। उसने अम्मा जी को देखा। अम्मा जी की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। उन्होंने रोज की तरह पानी छिड़का और अंदर जाने लगी। तभी मानव ने दौड़कर उनका पैर पकड़ लिया और बोला, माँ, मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा माँ। थोड़ी देर के लिए तो रजनी जी का मन भी अपने बेटे को देखकर पसीज गया। उसकी हालत देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उन्हें याद आया, आज पूरे 1 साल होने जा रहे हैं, तब तक तुझे मेरी याद नहीं आई और टीवी पर मेरा प्रोग्राम देखते ही माँ की याद आ गई। कैसा बेटा है रे तू, चल हट यहाँ से, मतलबी कहीं का। आज तेरी माँ पैसे वाली है तो तुझे याद आ गई कि इस दुनिया में तेरी कोई माँ भी है। रजनी जी अपने बेटे के ऊपर चिल्ला ही रही थी कि उनका शोर सुनकर मानव का बॉस भी वहां आ गया। मानव दौड़कर उसका पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैंने अपनी माँ के साथ साथ आपके साथ भी बदतमीजी की है। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोमल प्रसाद जी बोले, देखो मानव, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला। तुमने अम्मा जी को एक बार भी अस्पताल में डालने के बाद दोबारा उनके बारे में पूछने तक नहीं गए। कैसा बेटा है रे तू। मैं मानता हूँ तुम्हारी पत्नी पराए घर से आई है, लेकिन तुम तो अम्मा जी के अपने बेटे हो ना। फिर अम्मा जी से इतनी नफरत क्यों? और तुम दोनों अम्मा जी को बदबूदार बुढ़िया कहते थे ना। ये तुम्हारी कमजोरी थी जो तुम उन्हें न ही नहाने के लिए साबुन देते थे, न ही कभी उन्हें अच्छे से नहलाते थे। जब वह इतनी ही बदबू आती है तो उसके पास क्यों आया? वह तो तुमसे कोसों दूर चली गई थी ना। फिर क्यों अम्मा जी को ढूंढते हुए आया? इसीलिए ना, ताकि तुम अम्मा जी के सारे पैसे ऐंठ सको। सुन सकेगा तो सारी सच्चाई सुन। मैं तो खुद ही अम्मा जी और उनके सारे पैसे तुम्हारे पास लौटाने के लिए आने वाला था, लेकिन तूने समय से पहले ही अपनी सच्चाई बता दिया कि तू कितना गिरा हुआ इंसान है। माँ के बारे में पता चला नहीं कि चला उनका पैसा लेने। इतनी भी शर्म नहीं है कि इस उम्र में कमाए पैसों पर भी कैसे हक जतलाएं। तभी गुस्से से आग बबूला होता हुआ मानव अपने बॉस पर हाथ उठाते हुए बोला, एक तो मेरी माँ को चुपके से अपने पास रखा है और अब पैसे देने से इनकार कर रहा है। तभी रजनी जी ने अपने बेटे के गाल पर 2 थप्पड़ रसीद कर दिए और कहा, नालायक कहीं के, तुझे शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई समान अपने बॉस पर हाथ उठाते हुए? आज उन्हीं की मेहरबानी है कि मैं जिंदा हूँ और तू मेरा पैर पकड़कर रो रहा है, वरना तुम दोनों पति पत्नी ने तो मुझे कब का मार डाला है। तभी तो मेरी खोज खबर भी नहीं ली, मैं मरी हूँ या जिंदा भी हूँ। ये साहब तो फरिश्ता हैं, इन्होंने ही मुझे फर्श से अर्श तक पहुँचाया है और उसी लोभ और लालच के कारण माँ को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, वरना तेरे घर में रहकर मेरी औकात क्या थी? बाथरूम साफ करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और उसी काल कोठरी में दिन रात पड़ी रहना। आज यह फरिश्ता ही है जिसकी वजह से मैंने जीना सीखा है, और अगर अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगा। पुलिस की बात सुनकर मानव दौड़ा भागा, वहाँ से भागा और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उन दोनों ने गौरी को अपनी सीढ़ी बनाई अम्मा जी के खजाने तक पहुँचने के लिए। अब उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती, गौरी के सामने रोना रोते। गौरी को अपने माता पिता का दुख देखा नहीं जाता था।
उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह उनसे पैसे मांगकर ला लेती और अपने मम्मी पापा को दे देती। एक दिन गौरी को भी जब सारी सच्चाई पता चली तो उसने भी अपनी दादी से पैसे मांगने बंद कर दिए। अब मानव और अर्चना को खून के आंसू रोने पड़ते और गौरी अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, उजाले में हर असलियत कहाँ नजर आती है? अंधेरा ही बता सकता है कि सितारा कौन है। इस कहानी में सितारा रूपी बॉस की कोशिश आप लोगों को कैसी लगी और आप अम्मा जी की जगह होते तो क्या करते? अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और कहानी का कौन सा भाग आपके दिल को छू गया, जरूर बताइए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।